तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखिए क्या कहता है। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। रिपीट कि अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। अब हम इसी को प्रूफ करेंगे। इसी को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। मान लेते हैं कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर दो बॉडी है। मान लेते हैं एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर दो बॉडी है। तो मान लेते हैं एक बॉडी जिसका नाम A है, जिसका मास m1 है और ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u1। एक और बॉडी है उसी सिस्टम में जिसका नाम दे देते हैं B और इसका मास m2 ले लेते हैं और ये मूव कर रहा है u2 के साथ। अब ये दोनों एक ही सिस्टम में है, दोनों एक ही सिस्टम में है कि नहीं? चलिए मान लेते हैं कि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि टोटल फोर्स एक्सटर्नल जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जीरो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कंसीडर किया कि एक सिस्टम हमने कंसीडर किया, उस सिस्टम के अंदर हमने दो बॉडी भी हमने लिया। एक बॉडी का नाम हमने A दिया, दूसरा का नाम B दिया। A है, A बॉडी है, उसका पास मास कितना है? m1 है। B के पास मास कितना है? m2 है। A कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? u1। B कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? u2। और इस सिस्टम पे हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दिया? जीरो। यानी कि टोटल फोर्स इस सिस्टम पे क्या कर दिया? हमने जीरो कर दिया। हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं E1 इज ग्रेटर देन U2। ऐसा क्यों करें, इसके पीछे मकसद है। ये आपने ऐसा क्यों कंसीडर किया? हमने लेट किया कि E1 इज ग्रेटर देन U2। सुनो क्यों किया। हम चाहते हैं कि ये जो बॉडी है इससे जाके कोलाइड करे। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो ये वाला वेलोसिटी यानी कि इसका जो स्पीड हो या इसका जो वेलोसिटी जो हो इससे ज्यादा हो, तभी जाके कोलाइड करेगा। सिंपल सोचो, जस्ट एग्जांपल समझो कि मान लो कि हम भी दौड़ रहे हैं, एक मेरा आगे वो भी दौड़ रहा है। अगर मान लो कि मेरा वेलोसिटी या मेरा स्पीड और उसका स्पीड दोनों का सेम हो तो हम दोनों कभी टकराएंगे नहीं, दौड़ते रहेंगे। बट अगर मान लो कि सामने जो मेरा दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है मेरे से, तो बहुत दूर चला जाएगा और हम पीछे ही रह जाएंगे। बट अगर ऐसा हो गया कि मेरा वेलोसिटी ज्यादा है और उसका कम है तो हम चलते चलते उसको ठोक देंगे, आगे जाके हम ठोक देंगे। अरे देखते हो कि मान लो रोड पे गाड़ी चल रहा है, अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे सामने वाला थोड़ा स्लो है, तुम स्पीड में तो जाकर उसको ठोक दोगे। तो वही हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं कि ये बॉडी A जो है उसका जो वेलोसिटी U1 जो है U2 से ज्यादा ले रहे हैं। इसका मतलब इसलिए ऐसा ले रहे हैं कि ताकि ये जाके उसको कोलाइड करे। तो सिंपल है कि अगर U1 अगर U2 से ज्यादा होगा तो ये जाके पीछे जाके क्या करेगा? उसको ठोक देगा। क्या कर देगा? ठोक देगा, यानी कि कोलाइड कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो हम ऐसा चाहते हैं कि बॉडी A बॉडी B को कोलाइड करे। तो कोलाइड कराने के लिए हमने क्या किया? U1 को ज्यादा ले लिया U2 से, यानी कि A का वेलोसिटी ज्यादा ले लिए B के वेलोसिटी से। हमने कंसीडर किया, एज्यूम किया, लेट किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि A जाके B को ठोके। और A B को कब ठोकेगा? जब A का स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होगा B से तब। अगर मान लो कि गलती से इसको ज्यादा ले लिया, इसका वेलोसिटी को ज्यादा लिया, ये निकल लेगा, ये धीरे धीरे पीछे ही रह जाएगा। अगर इसका वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया तो निकल लेगा, पतली गली से निकल लेगा, ये पीछे ही रह जाएगा, है कि नहीं? तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि A बॉडी B को कोलाइड करे, टक्कर मारे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको तेज मूव कराना होगा, इसको फास्ट मूव कराना होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी को ज्यादा लेना होगा इसके वेलोसिटी।
क्लियर हो गया यहाँ तक? हमने ऐसा क्यों लिया? गुड। नेक्स्ट, तो अगर हम मान लिए हैं कि ये वेलोसिटी इससे ज्यादा है और दोनों मूव कर रहा है, तो क्या करेगा? ठोकेगा जाके, ये जाके बी को ठोक देगा, कोलाइड कर देगा। क्या कर देगा? कोलाइड कर देगा। तो सुनो, ध्यान से देखना बच्चों। ए बी, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखो, ये दोनों ने मार कर लिया कोलाइड कर लिया। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी ए का वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से बॉडी बी को ठोक दिया, यानी कि देखो यहाँ पे कोलाइड कर दिया। देखो ये ऐसे ऐसे आया, देन ठोक दिया, है ना? तो देखिए यहाँ पे ठोक दिया, यहाँ पे क्या कर दिया? कोलाइड कर दिया। क्या कर दिया? कोलाइड, यानी कि कोलिजन कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही कोलिजन होगा तो कोलिजन के दौरान ध्यान से सुनना, यानी कि जब बॉडी ए बी को कोलाइड करेगा तो उसी वक्त देखो क्या क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं कि जब ए बॉडी बी को कोलाइड करेगा तो क्या क्या होगा। कि बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा, कोलाइड किया इसे तो कोलाइड किया तो फोर्स लगाएगा ना, तो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा। तो चलो मान लेते हैं कि बॉडी ए बॉडी बी पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, लेग से F2। सुनो फिर से, बॉडी ए बी को कोलाइड किया तो बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगा, बी पे फोर्स लगाएगा, तो मान लेते हैं कि F2 फोर्स लगा रहा है। तो यहां पे लिख देते हैं कि लेट F2 फोर्स exerted by A on B, यानी कि बॉडी ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स क्या है? F2 है। तो देखो हमने F2 लिख दिया कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है कि अगर बॉडी किसी बॉडी में तुम फोर्स लगा रहे हो तो वो भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा। सिंपल है कि अगर मान लो एक बॉडी है, एक और बॉडी इधर कॉन्टेक्ट में, अगर ये बॉडी अगर इस पे फोर्स लगा रहा है इस पे, तो ये भी बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा, है ना? यानी कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी बॉडी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जानते हो ना? गुड। चलो, तो अगर बॉडी ए बॉडी बी पे अगर F2 फोर्स इधर लगाया है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगा, बट इधर लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि बॉडी ए जो है बॉडी बी पे इधर फोर्स लगा रहा है F2, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगा, बट इधर लगाएगा। किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। तो ले लेते हैं F1। तो F1 लिख देते हैं। F1 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। तो सुन लो, रिपीट कर रहा हूं फिर से कि बॉडी ए कोलाइड किया बॉडी बी के साथ। क्यों किया? क्योंकि बॉडी ए की वेलोसिटी ज्यादा था बॉडी बी से, तो तेज मूव करा था, जाकर ठोक दिया। अब जैसे ही ठोका तो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा। वो कितना लगा रहा है? F2। यानी कि F2 कौन फोर्स लगाया? ए लगाया है बी पे। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। अगर बॉडी ए बी पे लगा रहा है तो बी भी लगाएगा ए पे, बट F2 के अपोजिट डायरेक्शन में। ये न्यूटन थर्ड लॉ का आता है। तो देखो F1 इधर लगा, F1 कौन लगाया है? बी लगाया है ए पे। तो F1 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, अब दो ना, इसके बाद आगे अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे, उसका आगे मूव करते हैं। अब जैसे ही कोलिजन करेगा तो सट नहीं जाएगा, ये सेपरेट फिर हो जाता है। कोलिजन के बाद क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो देखो यहाँ पे कोलिजन हुआ, अब कोलिजन के बाद ये देखो सेपरेट हो जाएगा। A मास m1 एंड B मास m2। अब ध्यान से सुनना कि पहले जब कोलाइड नहीं किया था तब बॉडी कितने वेलोसिटी से मूव करा था u1 एंड बॉडी कितने वेलोसिटी से मूव करा था u2। बट अब कोलाइड हो चुका है। अब अगर कोलाइड हो चुका है तो वेलोसिटी वही नहीं रहेगा जो पहले था, अब वो चेंज हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं फिर से कि जब कोलाइड नहीं किया था बॉडी ए एंड बी तो वेलोसिटी दोनों का अलग अलग था, एक का u1 था दूसरे का u2 था। बट कोलिजन के बाद
यही वेलोसिटी नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो अगर चेंज कर देगा तो नाम भी चेंज कर देते हैं, यानी कि अब हम u1 की वेलोसिटी v1 कर देते हैं और v का वेलोसिटी v2 कर देते हैं। यानी कि सिंपल, कोलिजन नहीं किया था तो पहले क्या था, a का वेलोसिटी u1 था, बट कोलिजन के बाद क्या कर दिए v1। उसी तरह से b का कोलिजन से पहले वेलोसिटी क्या था u2, बट कोलिजन के बाद क्या कर दिए v2 कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक पूरा समझ में आया? तो एक बार रिकॉल कर देना अच्छे से, ताकि अगर ये समझ गए तो न्यूमेरिकल्स बनाने में भी बहुत आसानी होगा। बड़ा न्यूमेरिकल्स होता है, इसका एप्लीकेशंस भी होता है। तो सुनिए, एक सिस्टम के अंदर हमने दो बॉडी कंसीडर किया, एक का मास m1, एक का मास m2। एक मूव करा था u1 वेलोसिटी से, एक मूव करा था u2 वेलोसिटी से। u1 हमने ज्यादा लिया और u2 को कम लिया, तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे कोलाइड किया। अब कोलाइड करने के बाद जब सेपरेट होगा तो A बॉडी का वेलोसिटी और B बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। कोलिजन हुआ है ना, तो डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगा। तो उसके वजह से हमने नाम चेंज कर दिया वेलोसिटी का। पहले A का u1 था, तो अब हम कोलिजन के बाद v1 ले लिए, एंड B का कोलिजन से पहले u2 था, तो कोलिजन के बाद v2 ले लिए। क्लियर? तो सुनिए, यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है ये कोलिजन से पहले है, तो हम लिख देते हैं बिफोर कोलिजन। देखिए बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं ताकि आप लोग खुद से भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं। अप्लाई करने सिखा रहा हूं आप लोग कैसे करते हैं, है ना। ये क्या है, कोलिजन के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन, जिस समय कोलिजन हो, ड्यूरिंग कोलिजन यानी कि टकराव के दौरान, है कि नहीं। और ये आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, है कि नहीं। चलिए अब सुनिए, ध्यान से सुनना है बच्चों। बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा जो आप शायद पहली बार सुने होंगे, बट ऐसा नहीं है, सुनने होंगे कोई ना कोई जरूर, बट अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सुनिए कि अभी नहीं बात कर रहा हूँ, बस सिंपल है, बाद में नोट करके बताऊंगा आप लोग, है ना। कि यहाँ पे जो कोलिजन हुआ है, तो कोलिजन कुछ वक्त के लिए हुआ होगा, कुछ वक्त के लिए हुआ होगा ना कोलिजन। तो वो जिस वक्त के लिए जितना टाइम लिया होगा कोलिजन के लिए, वो टाइम मान लेते हैं t। उस टाइम को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बोल रहा था कि यहाँ पे कोलिजन किया है तो कुछ वक्त के लिए कोलिजन हुआ होगा। कोलिजन जो हुआ तो उस वक्त टाइम तो लगा होगा ना, तो उस टाइम को हम मान लेते हैं t। कि मान लेते हैं कि t टाइम तक कोलाइड किया, मतलब ऐसे ऐसे कर नहीं रहा था, मतलब कोलाइड किया होगा तो कुछ तो टाइम लिया होगा ना, ऐसे टक। तो कोलिजन के वक्त कुछ तो टाइम लिया होगा ना, तो वो टाइम हम मान लेते हैं t, यानी t टाइम तक ये कोलाइड किया। एंड t टाइम के बाद सेपरेट हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस में होता है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में जो भी सब होता है, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भी लैंग्वेज बोल रहा हूं आपको मिलेगा तो समझ में आएगा कि हाँ ऐसा तो बोले हुए थे। तो बोल रहा हूं कि हाँ कोलिजन हुआ तो कोलिजन के वक्त जो टाइम लगा है वो मान लेता हूं टाइम। अब इसी टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, एक का v1 एक का v2 हो गया। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, है कि नहीं। चलिए एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं कि कोलिजन के पहले, बिफोर कोलिजन, बॉडी ए का मोमेंटम क्या होगा, तो मान लेते हैं बॉडी ए का मोमेंटम p1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, p1। एंड बॉडी बी का मोमेंटम मान लेते हैं p2 बिफोर कोलिजन। तो इसका भी मोमेंटम क्या होगा, मास m1 वेलोसिटी u1, यानी कि m1 u1। देन बी बॉडी का मोमेंटम यानी कि p2 जो हमने माना वो क्या हो जाएगा, m2 u2। यानी कि बॉडी ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, m1 u1। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। उसी तरह से बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले बॉडी बी का मोमेंटम क्या है, m2 u2, क्योंकि मास m2 है, वेलोसिटी u2। देन कोलिजन के बाद बॉडी ए का मोमेंटम देखो क्या हो गया, बॉडी ए का मोमेंटम क्या हो गया। तो मान लेते हैं कोलिजन के बाद बॉडी का जो मोमेंटम है p1 डैश, वो क्या हो जाएगा, m1 वेलोसिटी v1 है। उसी तरह से बॉडी बी का कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है उसको मान लेते हैं p2 डैश, क्या हो जाएगा, m2 v2।
है कि नहीं? रिपीट कि कोलिजन के पहले ए एंड बी बॉडी का जो मोमेंटम है P1 P2 है, ए का P1 बी का P2, इसका मोमेंटम M1 U1, इसका मोमेंटम M2 U2। आफ्टर कोलिजन बॉडी ए का मोमेंटम देखिए क्या मान लिए P1 डैश, क्या हो जाएगा M1 V1। उसी तरह बी का हमने मोमेंटम मान लिया P2 डैश आफ्टर कोलिजन M2 V2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, है ना? डिटेल में आप लोग को सारा चीज समझा रहा हूं, एक एक चीज कभी भूलना नहीं है आप लोग की चीज। तो मैंने कैसा ही इरेज नहीं हो रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, ये डायग्राम रहेगा मेरा, है? चलिए अब इस जगह हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए ये M1 जो ए बॉडी जो है उसको कंसीडर करते हैं, बॉडी ए, मास M1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, ए बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, F2 या F1? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आप फंस सकते हैं। बॉडी ए को हमने कंसीडर किया, बॉडी ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, F1 या F2? आपको सर F1 लग रहा है। क्यों? क्योंकि F1 बी बॉडी लगा रहा है, यानी कि बॉडी ए पे सिर्फ और सिर्फ F1 लगा है। F2 तो लगा रहा है, F2 बी पे लगा रहा है, F2 ए पे नहीं लगा है, F1 ए पे लगा है। क्लियर? वो भी किधर? इधर। चलिए दिखा देते हैं, समझ में आया? यानी कि बॉडी ए को मैं कंसीडर कर रहा हूं और बॉडी ए पे फोर्स क्या लग रहा है, F1, और ये कौन लगाया है, बी बॉडी लगाया है। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज हमने बताया था कि बॉडी पे जो नेट फोर्स जो होता है वो बराबर होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का। याद है कि बॉडी पे जो नेट फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बॉडी ए पे नेट फोर्स क्या होगा, एक ही को तो फोर्स ही है सर, तो यही हो जाएगा। नेट फोर्स और कुछ तो है नहीं, तो यही हो जाएगा। यानी कि इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, F1, यानी कि ये F1 जो होगा बराबर होगा बॉडी ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का। रिपीट कर रहा हूं कि एक बॉडी है, इस बॉडी पे मान लीजिए नेट फोर्स F लग रहा है, तो ये नेट फोर्स जो होगा बराबर होगा इस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, है कि नहीं? तो यही चीज आप यहां पे देखिए कि बॉडी ए है, बॉडी ए पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F1। ये F1 जो बराबर होगा बॉडी ए के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। क्लियर? गुड, यही अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, तो ये नेट फोर्स जो होगा F1 ये बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, यानी कि ए का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा F1 का। तो देखिए क्या होगा ये F1 इक्वल टू, अब मैं आपसे बोलता हूं कि बॉडी ए का कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या था, M1 V1 था। तो एक काम करते हैं, एक चीज और लिख लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। बोलिए, बात एक ही है। देखिए एकदम पूरा डिटेल में लिख रहा हूं एक एक चीज, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बड़ा टफ होता है, इसलिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूं। मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, और नीचे टाइम। टाइम कौन सा टाइम, जो चेंज होने में लगा है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम मतलब बॉडी ए का जो मोमेंटम चेंज होने में जो टाइम लगा है वो टाइम। क्लियर? चलिए अब बताते हैं कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो किसका फाइनल किसका इनिशियल, ए का। अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए निकाल रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए
बाई टाइम। ये सारा चीज सिखा चुके हैं, है कि नहीं? तो सुनिए, कोलिजन के पहले बॉडी ए का मोमेंटम क्या था? m1 u1 यानी कि p1 था। कोलिजन के बाद जब चेंज हुआ है मोमेंटम, यानी कोलिजन के बाद बॉडी ए का मोमेंटम क्या हो गया? p1 डैश, यानी कि आफ्टर कोलिजन यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या हो गया है? p1 डैश बॉडी ए का। एंड बिफोर कोलिजन यानी कि इनिशियली क्या था? p1 था। तो यहां पे लिख सकते हैं p1 डैश p1 टाइम। ध्यान सुनिए, टाइम कि ये मोमेंटम कितने वक्त में चेंज हुआ है? तो जब कोलिजन हुआ तब। तो कोलिजन कितने वक्त के लिए हुआ है? टी टाइम तक, यानी कि यही टी टाइम के बाद में चेंज हुआ है, यानी कि चेंज होने में कितना टाइम लगा है? टी। तो हम टाइम कितना ले लेंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बॉडी ए का मोमेंटम पहले कोलिजन के पहले यानी कि इनिशियली क्या था? p1। कोलिजन के बाद क्या हो गया? p1 डैश। बट p1 से p1 डैश होने में वक्त कितना लगा है? t। कैसे सर बोल रहे हैं आप? क्योंकि कोलिजन इतना ही वक्त तक हुआ था, और ये कोलिजन होने के बाद ही चेंज हुआ, कि इस टाइम के बाद ही चेंज हुआ है। तो यही टाइम हम लेंगे। तो देखो हम ये टाइम ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ नहीं करना है। p1 डैश क्या है? m1 v1। p1 कितना है? m1 u1। बुक में सब डायरेक्ट लिख देता है बाबू, तो हम एक एक चीज को मैं बताया हूं कि कैसे हुआ है, ताकि आपको कंफ्यूज कभी ना हो, है ना? गुड। तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान सकते हैं या नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दो। चलो नेक्स्ट, अब बॉडी बी कंसीडर करते हैं। बॉडी बी कंसीडर करते हैं। चलो बॉडी बी का मास क्या है? m2। अब हम इसको कंसीडर करते हैं, बॉडी बी को। इसका मास क्या है? m2। अब बताओ बॉडी बी पे कौन सा फोर्स लगा? F1 या F2? ऑफ कोर्स F2 लग रहा है। अब कौन लगाया है? A। वो भी किधर? इधर। क्लियर? यानी बॉडी बी को कंसीडर करना है, उसका मास m2 है। बॉडी बी पे कौन सा फोर्स लगा है? F1 या F2? ऑफ कोर्स F2 लगा है। कौन लगाया है? A लगाया है। क्लियर? अब अगर यहां पे अगर हम इसकी बात करें कि बॉडी बी पे जो नेट फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ F2 लग रहा है, तो F2 जो होगा वो बराबर होगा बॉडी बी के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। यानी कि F2 जो होगा बॉडी बी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा उसके बराबर होगा। तो देखो हमने लिखा F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी हो जाएगा टाइम टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सर कि बॉडी बी का आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या, यानी फाइनल मोमेंटम क्या? p2 डैश। तो p2 डैश। एंड बिफोर कोलिजन यानी इनिशियल क्या था? p2 था। टाइम, तो इसको क्या कर देते हैं? p2 डैश क्या है? m2 v2 और p2 क्या है? m2। ये हो गया तुम्हारा, यानी कि सिमिलर वे में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डायरेक्ट लिख दिया हूं इसलिए कि हमने B2 कंसीडर किया। B2 पे फोर्स F2 लग रहा था, तो ये F2 जो फोर्स लग रहा है इस पे टोटल फोर्स लग रहा है। ये टोटल फोर्स या नेट फोर्स जो होगा इस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। अब इस बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बाय टाइम। कौन सा टाइम? जो चेंज होने में लगा है। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम बॉडी बी क्या होगा? कोलिजन के बाद यानी कि फाइनल मोमेंटम यानी कि p2 डैश फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल होता है। इनिशियल क्या था? यानी कि कोलिजन के पहले p2 ले लिया। कितने टाइम में चेंज हुआ है? तो t टाइम में चेंज हुआ है। t तक कोलिजन किया है ना जी, t टाइम तक कोलिड किया, उसके बाद हो गया चेंज, तो यही टाइम ले लिए। तो p2 डैश क्या है? m2 v2। p2 कितना है? m2 u2। तो हमने लिख दिया नीचे में टाइम। क्लियर हो गया? ये मिला F2। यानी कि हमने क्या निकाला? बॉडी बी पे जो ए के द्वारा जो फोर्स लगा है यानी कि F2 वो इतना है। फिर बॉडी बी के द्वारा जो ए पे फोर्स लगा था F1 वो भी हमने निकाला। वो क्या आया था हमारा? भी F1 बगल में लिख दे रहा हूं, m1 v1 m1 u1 बाय a, यही आया था। यानी कि ए के द्वारा जो बी पे फोर्स लगा है F2 वो ये हो गया, एंड बी के द्वारा जो ए पे फोर्स लगा है यानी कि F1 ये आ गया। क्लियर? निकाल लिए हम लोग। गुड। नेक्स्ट
अब आगे सुनिएगा यहां से, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सुनिए क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए तो उस पे भी फोर्स लगेगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो बॉडी ए है, बॉडी बी पे F2 लगा रहा है और बॉडी बी ए पे F1 लगा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्स इक्वल होगा यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर ये 10 न्यूटन पे भी 10 न्यूटन लगाएगा बट दोनों अपोजिट में। तो आप देख सकते हैं कि ए बॉडी जो बी पे लगाए इस डायरेक्शन में एंड बॉडी बी जो है ए पे इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा है बट दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन F2 जो होगा F1 के बराबर होगा बाय मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख देते हैं माइनस। यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आगे ये तुम्हारा बहुत यूज होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार में कंप्लीट कर लो इसको। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो F2 जो फोर्स लगा है ए बी पे और बी जो ए पे लगा है F1, ये दोनों फोर्स बराबर होगा बाई मैग्नीट्यूड। का मतलब ये जितना अमाउंट में उस पे लगाएगा बी बॉडी बी ए पे उतना ही लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको कैसे लिखेंगे? F2 इक्वल टू F1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ये माइनस क्या बता रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? गुड। अब F2 और F1 का हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देख लो F2 इतना है, F1 इतना है। अब ये दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, यानी कि F2 की जगह पे क्या पुट करेंगे? ये वाला पुट करेंगे। F1 की जगह पे क्या पुट करेंगे? ये पुट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो पुट करते हैं। F2 की जगह पे जब क्या पुट करेंगे? इसको। तो क्या हो जाएगा? M2 V2 M2 U2 बाई माइनस, ये माइनस क्यों लगा समझ रहे हो ना? ये दोनों फोर्स बराबर है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बता रहा है कि ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है। हाँ, F1 की जगह रखते हैं इसको M1 V1 माइनस M1 U1 बाई टी। अब सब हम इरेज करेंगे। क्लियर? जो स्टेटमेंट है हम उस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं, है ना? पूरा समझ में आ जाएगा क्या करता है। अरे बप्पा ये टी दोनों तरफ में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? M2 V2 माइनस M2 U2 माइनस ऑफ M1 V1 M1 U1। नेक्स्ट M2 V2 माइनस M2 U2, इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो प्लस है, दिख रहा है बट प्लस है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे देखिए M2 V2 M2 U2। अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? माइनस M1 V1, ये अंदर यहाँ जाएगा तो माइनस को क्या कर देगा? प्लस, तो प्लस M1 U1। अब सुनो यहाँ पे सुनो, जो V वाला टर्म है, जो V वाला टर्म है उसको एक तरफ कर दो और जो U वाला टर्म है उसको एक तरफ कर दो। तो देखो M2 V2 V है ना, यहाँ पे देखो M1 V1 V है कि नहीं? इसको इधर ले आओ, क्या करो? एक तरफ, यानी कि V को एक तरफ और U को एक तरफ। तो देखो यहाँ पे M2 V2 है, इधर इसको लाएंगे तो देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस M1 V1। अब ध्यान से देखो इधर U वाला टर्म है तो हम उसको उधर ले जाते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस M2 U2, तो उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? M1 U1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस M2 U2, है कि नहीं? अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं M1 V1 M2 V2 इक्वल टू M1 U1 M2 U2। क्लियर? चलिए ये यहां तक समझ में आया। अब सुनना है ध्यान से, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया? तो सुनिए ध्यान से बच्चों।
आपसे कि M1V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर ये तो M1V1 तो सर बॉडी ए का मोमेंटम है कोलिजन के बाद। देख लीजिए M1V1 बॉडी ए का मोमेंटम है कोलिजन के बाद, या बोल सकते हैं बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम है कि नहीं। M2V2 देखिए क्या बता रहा है, बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम बता रहा है, यानी कोलिजन के बाद का, यानी कि M2V2 क्या है, तो बॉडी बी का कोलिजन के बाद का मोमेंटम है। देख लीजिए M2V2, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है पूरा कि M1V1 प्लस M2V2 क्या बताना चाह रहा है, तो शांत ध्यान सुनिए, ये किसका मोमेंटम है, बॉडी ए का आफ्टर कोलिजन। ये M2V2 किसका मोमेंटम है, बी का आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन के बाद बॉडी ए एंड बॉडी बी का जो नेट मोमेंटम है वही M1V1 प्लस M2V2 है। यानी कि कोलिजन के बाद बॉडी ए का एंड बॉडी बी का नेट मोमेंटम देखिए ये है, देखिए M1V1 यानी कि बॉडी ए का मोमेंटम प्लस बॉडी बी का मोमेंटम M2V2, वो भी आफ्टर कोलिजन, यानी कि M1V1 प्लस M2V2 क्या बता रहा है कि बॉडी ए एंड बॉडी बी का टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। क्लियर हुआ। देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि M1V1 बॉडी ए का है आफ्टर कोलिजन, M2V2 मोमेंटम है बॉडी बी का आफ्टर कोलिजन, और दोनों को क्या किया गया है, सम किया गया। इसका मतलब क्या है, कोलिजन के बाद बॉडी ए एंड बॉडी बी का टोटल मोमेंटम है ये। क्लियर हुआ। सिमिलरली यहां पे देखिए M1U1 बॉडी ए का मोमेंटम है कोलिजन के पहले, M2U2 बॉडी बी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, और ये दोनों का मोमेंटम ये क्या बता रहा है, सम बता रहा है। देखिए M1U1 प्लस M2U2 ये क्या बताना चाह रहा है कि बॉडी ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन प्लस बॉडी बी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये दोनों का सम है, यानी कि ये टोटल मोमेंटम है बॉडी ए एंड बॉडी बी का बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले बॉडी ए का बॉडी बी का टोटल मोमेंटम ये है, एंड ये जो है बॉडी ए एंड बॉडी बी का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं चीज को, उसको हम लिख दे रहे हैं। तो ये M1V1 प्लस M2V2 जो है ये क्या है, टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन। क्लियर। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक चीज और पहले लिख लेते हैं सब, M1U1 प्लस M2U2 ये क्या है, ये टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है ऑफ ए एंड बी बिफोर कोलिजन। यानी कि ये जो चीजें हैं, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, M1V1 यानी कि मोमेंटम ए का है आफ्टर कोलिजन प्लस M2V2 यानी कि बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और दोनों को क्या किया गया, सम, यानी कि आफ्टर कोलिजन ए एंड बी का ये टोटल मोमेंटम है। सिमिलरली ये देखो M1U1 यानी कि बॉडी ए का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, M2V2 बॉडी बी का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, और दोनों यहाँ पे सम है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करा पूरा का पूरा कि बॉडी ए एंड बॉडी बी का टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनिए आगे, एक चीज और सुनिएगा, अगर बढ़िया बहुत अच्छा है ना। अच्छा मैं पूछूं कि ये दोनों बॉडी ए एंड बी दोनों एक ही सिस्टम में था। मैंने शुरू में बोला था कि एक सिस्टम लिया हूं और दूसरे सिस्टम में ये दोनों है, तो ध्यान सुनिएगा।
दोनों एक ही सिस्टम में, लाइट कट गया इसलिए अंधेरा हो गया है ना। तो सुनिए ये एंड बी ये दोनों एक ही सिस्टम में है, दोनों एक ही सिस्टम में है। क्लियर हुआ? तो ध्यान सुनिए, जब दोनों एक ही सिस्टम में है तो इन दोनों का जो मोमेंटम जो ऐड करेंगे वो टोटल मोमेंटम उस सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होगा। फिर से टिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा देख लीजिएगा, मान लीजिए कि सिस्टम है, इस सिस्टम में दो बॉडी है, ए बॉडी एंड बॉडी बी। इस बॉडी का मान लीजिए मोमेंटम m1v1 है और इस बॉडी का मोमेंटम m2v2 है ना। तो अगर मैं बोलूं कि इस सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा, इस सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बॉडी ए का मोमेंटम प्लस बॉडी बी का मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम ऑफ बॉडी ए प्लस मोमेंटम बॉडी बी। मोमेंटम ऑफ बॉडी ए क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2। यानी कि एक सिस्टम में मान लो दो बॉडी है ए एंड बी और सिस्टम का नेट मोमेंटम पूछ दिया, तो क्या करो, दोनों बॉडी जो उसके अंदर है उन दोनों का मोमेंटम को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो जो मोमेंटम मिलेगा उस बॉडी के उस सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होगा। और रिपीट फिर से कर रहा हूं, समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे आप लोग को कि मान लीजिए एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर में दो पार्टिकल या दो बॉडी ले लो। इसका मास m1 है, इसका वेलोसिटी मान लो u1 है या v1 जो भी मानना है, m2 और ये मान लो u2। इसका मोमेंटम मान लो p1 m1 v1 सॉरी u1, इसका मोमेंटम मान लो p2 m2 v2। एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, u2 v2 v2। अब इस सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा, तो नेट मोमेंटम सर सिंपल है, दोनों अंदर में है उन दोनों का मोमेंटम को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल m1 u1 प्लस m2। तो यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर एक सिस्टम में अगर दो बॉडी है तो उन दोनों का जो बॉडी का जो मोमेंटम है उसको जो जोड़ेंगे वही सिस्टम का नेट मोमेंटम के बराबर होगा। यानी कि ये दो बॉडी अंदर में है, इन दोनों का मोमेंटम है p1 p2 है। अब बोले कि इस सिस्टम का मोमेंटम बताओ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, p1 प्लस p2 जो हमने निकाला वही मोमेंटम बराबर होगा सिस्टम के मोमेंटम के। क्लियर हो रहा है? तो सुनिएगा कि ये दोनों एक ही सिस्टम में था, ये दोनों एक ही सिस्टम में था। तो अगर मैं बोलूं कि इस सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो सिंपल बोलेंगे सर p1 प्लस p2 क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर? ये भी तो सिस्टम में है ना, ये भी क्या है, सिस्टम में, बाहर क्यों निकल गया सिस्टम से, सिस्टम के ही अंदर है। अगर मैं अभी सिस्टम का नेट मोमेंटम पूछूं तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा सर p1 डैश प्लस p2 डैश, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2, है कि नहीं। जब ऐसे सिस्टम में दो बॉडी है तो इस सिस्टम का नेट मोमेंटम निकालना है तो दोनों बॉडी जो अंदर में है उन दोनों का मोमेंटम को ऐड कर दो और वो जो मोमेंटम आएगा सिस्टम के नेट मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो देखो इस सिस्टम का नेट मोमेंटम निकालने के लिए दोनों का मोमेंटम को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में था। ये भी देखो क्या है, सिस्टम में ही है, सब सिस्टम में है, ये भी सिस्टम में ही है, बाहर नहीं, सब सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम के अंदर ही काम कर रहे हैं। क्लियर? तो इस सिस्टम का नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो सिंपल सर यहाँ पे मोमेंटम क्या है, p1 डैश है p2 डैश है, तो दोनों को ऐड कर दिए, तो p1 डैश क्या है, m1 v1 और m2 v2 है, तो p इक्वल टू कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। अब सुनो, ये p जो हम निकाले हैं यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 जो हम निकाले हैं, ये कोलिजन के पहले है सिस्टम का मोमेंटम, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 जो है ये सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के पहले है। तो कोलिजन के पहले हम इनिशियल मान लेते हैं, यानी कि इनिशियल के मतलब कोलिजन के पहले हम इसको इनिशियल मान लेते हैं, यानी कि p i इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 जो है सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, यानी कि कोलिजन के पहले का मोमेंटम। फिर से वही यहां पे देखो कि यहां पे कोलिजन के बाद सिस्टम का मोमेंटम देखिए क्या हो गया, m1 v1 m2 v2। कोलिजन के बाद सिस्टम का मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया कोलिजन के बाद, तो ये तो फाइनल हो गया। कोलिजन के पहले अगर इनिशियल ले रहे हैं तो कोलिजन के बाद क्या कर देना है, फाइनल, तो इसको हम pf मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं, तो सुनो, रिपीट कर रहा हूं, किसी किसी को दिमाग से उड़ गया होगा ऊपर से हवा से, तो सुनिएगा। लाइट कटने की वजह से अंधेरा हो गया है, शाम भी हो गया है, तो दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर लिखा होगा, हम पहले अलग दिख रहे हैं, उससे मतलब नहीं है ना। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि इस सिस्टम में, कोलिजन के पहले सिस्टम में जो दो बॉडी था ए एंड बी, उन दोनों का अगर मोमेंटम जोड़ते हैं तो सिस्टम का नेट मोमेंटम मिल जाएगा। वो क्या मिला, m1 u1 प्लस m2 u2, और ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मांग रहे हैं कोलिजन के पहले, इसलिए कोलिजन के बाद सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। क्यों, तो देखिए, कोलिजन के बाद ए का मोमेंटम चेंज हो गया, बी का मोमेंटम, अभी दोनों का मोमेंटम अगर ऐड करते हैं तो सिस्टम का भी मोमेंटम चेंज कर जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। ये आफ्टर कोलिजन है, तो इस मोमेंटम को हम क्या मान रहे हैं, फाइनल मोमेंटम, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2 सिस्टम का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, यानी कि फाइनल मोमेंटम। और m1 u1 प्लस m2 u2 जो है सिस्टम का बिफोर कोलिजन मोमेंटम है या इनिशियल मोमेंटम। तो ध्यान से सुनो, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 ये सिस्टम का फाइनल मोमेंटम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। एंड m1 u1 प्लस m2 u2 जो है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो है, दो चीज है, एक a एंड b का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दूसरा हम बोल सकते हैं कि बॉडी a एंड b एक ही सिस्टम में है, तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 जो है सिस्टम का टोटल मोमेंटम भी है, वो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, एंड ए एंड बी का टोटल मोमेंटम भी है। तो जो आप देख सकते हैं, या तो आप m1 u1 प्लस m2 u2 को आप टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। m1 v1 प्लस m2 v2 को आप टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं, फाइनल सिस्टम का मोमेंटम भी बोल सकते हैं, एंड ए एंड बी का फाइनल मोमेंटम भी बोल सकते हैं। सॉरी, क्या बोला, रिपीट करना, कंफ्यूजन नहीं होना है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो है बॉडी a एंड बॉडी b का टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। इसको ये भी बोल सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो है सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है। क्लियर? तो ध्यान से सुनिए, अभी जो हमारा रिजल्ट जो आया था, वो रिजल्ट में क्या आया था, बहुत गर्मी है यार, आज गर्मी की वजह से अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाने में, है ना। चलो, तो अभी हमारा रिजल्ट जो आया था वो क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू आया था m1 u1 प्लस m2 u2 आया था शायद, है ना। ये क्या था, फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, और ये क्या था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। देखिए इजी है ना। मैं चाहता था इसको 10 मिनट भी बता सकता था, 15 मिनट भी बता सकता था, बट उससे आपको रटना पड़ जाता। हमने एक एक चीज को तोड़ तोड़ के हमने बताया है ना, कि इसको क्या बोलते हैं, तो बी और ए एंड बॉडी बी का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी बोलते हैं, एंड सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी बोलते हैं। जिस तरह से इसको भी हमने बताया कि m1 u1 प्लस m2 u2 जो है बॉडी ए एंड बी का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और इसको हम लोग सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम भी बोलते हैं, है ना। तो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में इजी हो। अगले क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे, आपको उसका पहले थ्योरी बताएंगे तब। गुड। अब देखिए यहां पे भी बोल सकते हैं कि सिस्टम का एक फाइनल मोमेंटम है और सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है। आप क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए, जो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का है और जो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का है, दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि बोल सकते हैं यहां पे कि फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम
क्या आया है, बराबर आया है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो अगर बराबर आ गया यानी कि इनिशियल जो था और जो फाइनल था दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम चेंज किया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम चेंज नहीं किया। हम सिस्टम की बात करें, बॉडी की नहीं बात करें। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहा हूं, ये जो m1 v1 है बॉडी ए का आफ्टर कोलिजन, m2 v2 है बी का आफ्टर कोलिजन, m1 u1 है मोमेंटम बिफोर कोलिजन ए का एंड m2 u2 है बी का बिफोर कोलिजन। बट ये जो है सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है, ये दोनों जो एडिशन है सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम है। तो यहाँ पे बराबर आ रहा है, यानी कि सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि इनिशियल एंड आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी कि इनिशियली एंड फाइनल यानी कि आफ्टर कोलिजन बराबर है, चेंज नहीं हुआ। बराबर यानी कि चेंज नहीं हुआ। तो अगर चेंज नहीं हुआ तो क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। अरे दोनों यानी कि सिस्टम का इनिशियल यानी कि पहले कोलिजन के पहले एंड कोलिजन के बाद यानी कि फाइनल दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है। चेंज करता तो कांस्टेंट नहीं होता, बट यहाँ पे तो चेंज कर ही नहीं रहा है। जो इनिशियल है और फाइनल भी वही दोनों बराबर हो गया। तो बताओ सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर रहा है, चेंज करता तो क्या बराबर होता नहीं है, या तो दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब चेंज ही नहीं किया, इसका मतलब कांस्टेंट है, यानी कि सिस्टम का मोमेंटम क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, कांस्टेंट। किसके बेसिस पे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसलिए बोल रहा है कि सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है, तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा है। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों, क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं। अगर इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर है इसका मतलब चेंज ही नहीं किया, चेंज नहीं किया यानी कि कांस्टेंट है। समझ में आया। तो सुनिए स्टेटमेंट क्या था, क्या बोला था कि अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए याद कीजिए कि शुरुआत में सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या लिया था, जीरो लिया था। याद है क्या लिया था हम लोग, जीरो लिया था। तो जब हमने जीरो लिया तो जब हम पूरा कैलकुलेशन मॉडिफाई करते गए, सोल्व करते गए, तो हमारा फाइनल में रिजल्ट क्या मिल रहा है, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट मिल रहा है। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ था, यानी सिस्टम पे जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो था तभी जाके ये आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं। यानी कि हमने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम में दो बॉडी लिया, उसको कोलाइड करवाया, और सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लिया हमने, जीरो। और जब हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लिया तो हमें क्या देखने को मिला कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर आया। इसका मतलब मोमेंटम सिस्टम का चेंज ही नहीं किया, यानी कि कांस्टेंट हुआ। तो प्रूव हो गया कि नहीं, प्रूव हुआ कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं प्रूव्ड। क्लियर हुआ, बात समझ में आया पक्का। तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो देख लीजिए सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमने जीरो किया तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्लियर हुआ। एक एक चीज एक बार ना समझ में तो दो बार वीडियो देखिएगा आप लोग, पूरा समझ में आएगा। एक नोट करके आप लोग को बता दूं, वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, होने दीजिए। नोट करके बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, कि अगर कोई भी सिस्टम, अगर मान लीजिए एक सिस्टम है हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है
और उस सिस्टम पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम जो होगा, उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या बोल सकते हैं कंजर्व्ड होगा। कांस्टेंट होगा या तो कंजर्व भी बोल सकते हैं, कंजर्व है ना, कंजर्व यानी कि बर्बाद नहीं हुआ, जो पहले था बाद में हुआ है। तो देखिए ना, इनिशियल में जितना था फाइनल में उतना ही, इनिशियल फाइनल बराबर यानी कि कंजर्व होगा, या बोल सकते हैं कांस्टेंट। रिपीट कि अगर मान लीजिए सिस्टम है, उस सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, या बोल सकते हैं कंजर्व। कंजर्व का कहने का मतलब जो पहले था बाद में भी वही होगा, तो इनिशियली जितना था फाइनली उतना ही था, बराबर आया था ना, इसलिए कंजर्व भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? गुड। अब ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आपका एनसीईआरटी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं, तो सिंपल बोलना कि ऐसा सिस्टम जिसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक सिस्टम है और सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की वजह से सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जिस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है, वैसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या क्या होता है, या बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे, ऐसा सिस्टम जिसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, या बोल सकते हैं कांस्टेंट होता है। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार आपका क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये एग्जाम में आपका आ सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं। तो बोलना कि ऐसा सिस्टम जिसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, या बोल सकते हो कांस्टेंट होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो सिंपली बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या क्या होना चाहिए, कि मोमेंटम क्या होना चाहिए, सिस्टम का मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, या बोल सकते हो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में मिल जाएगा, है ना। क्लियर हुआ? अगले क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन बताऊंगा, और वो एप्लीकेशन से आपको न्यूमेरिकल्स बनाने सिखाऊंगा। एंड बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है, बट हम कुछ ही एप्लीकेशन बताऊंगा क्योंकि हमारा सारा एप्लीकेशन सिलेबस में नहीं है, बट इतना बताऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। क्लियर? समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया आज का क्लास? गुड, थैंक यू।